हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। ठीक है, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड क्या होगी अगर वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है बेटा सिंगल कलर की लाइट। क्या होती है मोनोक्रोमेटिक मतलब? सिंगल कलर की लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है 589 नैनोमीटर। आप ये बताओ, देखो जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ए पार्ट में देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी लाइट रेज अगर रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट करने में क्या क्या पैरामीटर सेम होते हैं, क्योंकि जब कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे ये लाइट रेज जो है इंसिडेंट होती है फ्रॉम एयर से ऑन वाटर सरफेस, एयर से ऑन वाटर सरफेस पे आ रही होगी लाइट रेज। ठीक है, इसमें से क्या कह रहा है ये कि जैसे लाइट रेज आती है टकराती है तो कुछ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्टेड हो गया और कुछ बात क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप नॉर्मल डालेंगे बेसिकली, अगर मैं इसको देखिए ये वाली जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल बनाया है, ये नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्ट हो गया। ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, कौन सी है ये? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है आपके पास? ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन है आपके पास? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए सबसे पहले जो लाइट रेज ये निकली है तो कहीं ना कहीं एक सोर्स से निकली होगी, कहीं से भी आ रही हो। मान लो ये सन है, क्या है ये? सन, सन से लाइट आ रही है। तो सन क्या है? एक सोर्स ही तो है। सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तो जो है हमेशा सेम रहती है। जो फ्रिक्वेंसी यहाँ होगी वही फ्रिक्वेंसी यहाँ होगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, इसमें लाइट की स्पीड सी है तो देखो इसमें लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। जब स्पीड चेंज हो जाएगी तो स्पीड के करस्पॉन्डिंग इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो एयर में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, दैट इज लैम्डा हो जाएगी। सही है, तो वेवलेंथ पे प्रभाव पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन में क्योंकि लाइट रेज सेम मीडियम में वापस आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और इसकी स्पीड भी सेम होगी, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी सेम होगी। क्योंकि क्या होता है ना, स्पीड बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम्हारे को पता है ना, अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है और उसको एक ये डिस्टेंस लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? टी टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? लैम्डा अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन के केस में जब फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, क्योंकि लाइट रेज जो है उसी मीडियम में वापस लौट रही है तो लाइट सी से आई है सी से जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी सेम है तो लैम्डा भी तो सेम होगा। क्या होगा? लैम्डा सेम ही तो होगा। ये मेरा मतलब कंसेप्ट है, मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन इसने पूछा है कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है पानी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रिक्वेंसी तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकलेगी? मैंने अभी बताया था आपको भाई, स्पीड बराबर होती है, स्पीड यहाँ पर सी यूज़ करेंगे, लैम्डा इंटू न्यू होती है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁸। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 589 दे रखी है, नैनोमीटर दे रखी है, तो नैनो को याद रखना 10⁻⁹ लिखना है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे तो ये लगभग आएगी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्शन के केस में, क्योंकि लाइट रेज सेम मीडियम में वापस लौट के आ गई है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स पर डिपेंड करती है। जो सोर्स आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी आपकी। अब जब वो इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो भी फ्रीक्वेंसी यही रहने वाली है, लेकिन वेवलेंथ में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्वेश्चन में 1.33 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.33। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, पहले तो बताओ। म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी। तो यहाँ पे जो वी है वही चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, म्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या पैरामीटर चेंज होते हैं वो बताओ। तो देखो, एक तो लैम्डा भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब ये बताओ, एयर में जो वेवलेंथ थी, ये देखो ये एयर में है तो लैम्डा नॉट लिख लो उसे। ठीक है, तुम्हें पता है लैम्डा नॉट कितनी दे रखी थी वेवलेंथ? 589 नैनोमीटर। नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹। ठीक है, इतने मीटर वेवलेंथ इन एयर। तुम्हें पता है म्यू इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। और सी बराबर क्या होता है वेवलेंथ के टर्म्स में अगर निकालें, ये दो फॉर्मूले होते हैं म्यू के। ठीक है, यहाँ से व्यू भी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू दे रखी है, जैसे वी निकालना चाहो वी निकाल लो। ठीक है,
वी भी निकाल लो। वी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.33, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से पहले 3 × 10 क्या 8, और देखो ये वी है, ठीक है। तो यहाँ से वी क्या आएगी मीडियम के 3 × 10⁸ अपॉन 1.33, ठीक है। तो इसे आप ज़रा सॉल्व कर लीजिए। 1.33 को आप चाहो तो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 × 10 क्या 8 है, इसको लिख सकते हैं 4/3 1.33 को, क्योंकि जब कट करोगे 4 को 3 में डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा 1.33 आएगा। तो ये आ जाएगा 9/4 × 10⁸, ठीक है। तो जो है 9 ये आ जाएगा लगभग आपके पास सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी, क्या स्पीड आ जाएगी, सही है। चलो स्पीड आ गई। अब तुम वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। देखो म्यू का फॉर्मूला जो अभी आपने निकाला था C/V, तो स्पीड बराबर क्या होती है लैम्डा इंटू न्यू होती है, लैम्डा नॉट इंटू म्यू, न्यू हो जाएगी, और इसकी क्या होगी लैम्डा इंटू न्यू। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी तो पता है ना सेम होती है। मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये किस पार्ट में निकाल लो आप, अभी तो फिर ये पार्ट निकाल लो, अब बी पार्ट निकाल लो, ध्यान रखना रिफ्रैक्टेड के लिए बड़ा निकाल लो, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए निकाल लो, किसके लिए रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए निकाल लो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब लाइट में रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी। दूसरे मीडियम में आ रहे हैं तो इस मीडियम में स्पीड कितनी होगी वी होगी, तो वो स्पीड निकाल दी। स्पीड के लिए म्यू इक्वल टू होता है C/V, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, म्यू की वैल्यू लगा दी तो यहाँ से वी आ गया बच्चों, ठीक है। अब म्यू इक्वल टू जैसे C/V होता है, और तुम्हें क्या पता है कि रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ चेंज होती है, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो देखो फॉर्मूला जो होता है ना म्यू इक्वल टू, आपने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा CV, क्या पढ़ा था म्यू इक्वल टू आपने पढ़ा था भाई स्पीड बराबर होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्डा इंटू न्यू होता है। तो मुझे आप बताओ कि देखो म्यू सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वी डिफरेंट होगी तो लैम्डा डिफरेंट होगा ना, अगर वी डिफरेंट होगी तो लैम्डा भी तो डिफरेंट होगा। क्यों? रिफ्रैक्शन के केस में बोल रहा हूँ। तो ये बताओ वी डिफरेंट थी, वी डिफरेंट कितनी हो गई 2.25 हो गई, तो लैम्डा भी डिफरेंट होगा, तो लैम्डा निकाल सकते हैं ना। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1.33, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया। लैम्डा नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी अपॉन लैम्डा, म्यू को क्या लिख सकते हैं मैंने बताया था 1.33 को लिख सकते हैं 4/3। लैम्डा नॉट की वैल्यू दे रखी थी कितनी 589 × 10⁻⁹ अपॉन लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी भैया 589 × 3 × 10⁻⁹ अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ से वेवलेंथ को सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास नई जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 444 × 10⁻⁹ आएगी लगभग, ठीक है। ये आपके पास वेवलेंथ आएगी, ठीक, जो कि मीटर में होगी। अगर आप इसे नैनोमीटर में लिखना चाहो तो 444 नैनोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वेवलेंथ आ गई, समझ में आ गया। तो ये बस ये पूछा था कि रिफ्रैक्शन होने में जो पैरामीटर्स चेंज होंगे वो उन पैरामीटर्स को क्या करना है कैलकुलेट करना था, तो वो आपने कैलकुलेट करना है। क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है ना कि मीडियम पे, और मीडियम पे डिपेंड करने वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द वेव फ्रंट की शेप पूछ रहा है। लाइट डाइवर्जिंग हो रही है किसी पॉइंट सोर्स से, अगर पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होगी तो ये जैसे पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा स्फेरिकली तो होगा, ऐसी तो वेव फ्रंट प्रोपेगेट होंगे लाइट की स्पीड से आगे की ओर, और ये वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी रे की, ये क्या है रे क्या है डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है बेटा। रे हमेशा वेव फ्रंट की कैसी होगी परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ रे क्या होगी वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कैसा है, कैसा वेव फ्रंट होगा आप बता देना। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कौन सा वेव फ्रंट होगा बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट ये हो गया ए। नेक्स्ट पार्ट देखिए पी, कह रहा है बताइए लाइट इमर्जिंग आउट हो रही है ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर लाइट सोर्स पर रखी हुई है फोकस पर रखी हुई है तो लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगी डाइवर्ट हो जाएगी बेटा, हो जाएगी इसी तरीके से आती है। तो ये बताओ कौन सा वेव फ्रंट होगा। देखो पहले तो लाइट रेज ऐसे जा रही है, फाइन लाइट रेज ऐसे इमर्ज आउट हो रही है, तो ऐसे वेव फ्रंट कैसे जाएंगे, जैसे जाएंगे बताओ प्लेन वेव फ्रंट होंगे नहीं होंगे, ये कैसे वेव फ्रंट है दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो लाइट अगर सोर्स से रखी हुई है रेस के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट जाते हैं ना हमेशा, तो रेस के हाँ रेस के हमेशा परपेंडिकुलर वेव फ्रंट जा रहे हैं,
कैसे वेव फ्रंट जा रहे हैं बेटा, रेस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट क्या होंगे, क्योंकि रेस कहाँ है, मिलेगी इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जाने वाले या इन्फिनिटी से आने वाले वेव फ्रंट कैसे होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। इसलिए ये वाला वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट क्या कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। देखो जो स्टार से आ रही हैं लाइट रेज, वो वेव फ्रंट जो होंगे वो कैसे होंगे, प्लेनर होंगे, ये भी प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं ना स्टार से। ठीक है, स्टार से कोई लाइट आ रही है तो लाइट रेज स्टार कहाँ है, इन्फिनिटी पे ही तो है, तो वहाँ से आने वाले वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। तो तीनों पार्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 1.5। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी कितनी, इतनी है। तो देखिए म्यू की वैल्यू जो दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो दे रखा है वो कितना है, 1.5 दे रखा है। अब पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में बताओ कितनी होगी, ग्लास में स्पीड पूछ रहा है। तो लाइट रेज जो आ रही है वो एक तरीके से एयर से आ रही है। ठीक है, जब यहाँ पर टकराएगी, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है, क्या है ये, ग्लास। तो आप मुझे बताओ लाइट रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये यहाँ पे लाइट की स्पीड सी है, यहाँ पे लाइट की स्पीड वी है। तो पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में बताओ। यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो भी होगा, कितना होता है 1.5 दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये बताओ म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब एयर में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन है, ग्लास। ग्लास में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट की वीजी होगी। म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5, सी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸, ये हो जाएगा वी जी। तो बच्चों ये क्या आएगी, वी जी इक्वल टू आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन के 1.5। जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, तो यहाँ से काट दिए, 15 दूनी 30 होते हैं, तो 2 × 10⁸ आ जाएगा। भाई 3 × 10 क्या होगा, 30 अपॉन 15 कितना होगा, 2 होगा ना। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट होगी कलर के, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगी ना। इसका बी वाला पार्ट देखिए इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, बी वाले पार्ट में कह रहा है, बी वाले पार्ट में क्या लाइट की स्पीड ग्लास इंडिपेंडेंट होती है कलर पे, नो। स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, याद रखना स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी ऑन कलर ऑफ लाइट पे, डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट पे। मतलब कलर ऑफ लाइट में अलग अलग कलर के लिए जो लाइट की स्पीड होगी वो भी अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी होता है। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया वी के, और देखो ये क्या होता है लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया वेवलेंथ के, हो गया नहीं हो गया। अब ये बताओ, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। यही तो सारे कंक्लूजन निकले यहाँ से, बताओ ये सारे कंक्लूजन तो निकले। अब आप मुझे ये बता दो कि वेवलेंथ जो होती है किस में ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर की या रेड कलर की। तो आप यही तो कहोगे कि सर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, किससे, वॉयलेट कलर से। सही है, तो वेवलेंथ लाल कलर की ज़्यादा है तो वेवलेंथ जो है लाल कलर की ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी नहीं होगी, तो लाल कलर की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, किससे, वॉयलेट कलर की स्पीड से। सही है, तो इस तरीके से हम बता भी सकते हैं ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेड कलर की जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। इसको ऐसे भी दे सकते हो कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया था वी इक्वल टू होता है, स्पीड वाला वो होता है लैम्डा इंटू न्यू। अगर न्यू सेम है तो वी किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा भी तो डिपेंड कर रहा है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली लाल कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी तो ज़्यादा होगी। ऐसे भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है। तो तीनों क्वेश्चन करा दिए, बढ़िया तरीके से कराएं बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 मिलीमीटर। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है
उसमें कितने स्लिट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 स्लिट की रिक्वायरमेंट होती है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है, 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होता है 0.28 मिलीमीटर। सही है। और स्क्रीन प्लेस्ड रखी हुई है, जो स्क्रीन की जो दूरी है स्लिट से वो कितनी दे रखी है, 1.4 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो यहाँ से हम ये वाली जो है ये होती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कौन सी है ये, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, ये कोई फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बेटा, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की x4 कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज बताओ। तो लैम्डा पूछा है, जो यहाँ से लाइट रेज मिलेगी, यहाँ से जाएगी यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से जाएगी यहाँ पे मिलेगी, फाइनली किस वेवलेंथ की लाइट होगी वो पूछ रहा है। तो आप मुझे अच्छा बता सकते हो ये कैसे करते थे हम पार्ट डिफरेंस। जनरली पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, एक्स एन का कैसे निकालते थे। तुम्हें पता है ब्राइट फ्रिंज जब बनती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैन लैम्डा। और जनरल पार्ट डिफरेंस इंटरफेरेंस के केस में कितना आया था बताओ आप, एक्स डी अपॉन क्या आया था, एक्स डी अपॉन एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये तो निकाला था, दोनों के पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर दिया था। तो एन लैम्डा बराबर क्या गया था बेटा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से एक्स एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये हो गया था एन, पोजीशन ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज की आई थी। क्या आई थी ये, पोजीशन ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज की, एंथ ब्राइट फ्रिंज, ये पोजीशन आ गई थी एंथ ब्राइट फ्रिंज की। तो एन की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दोगे 4, तो x4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये हो जाएगा x4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है, 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो बेटा। ठीक है, 10⁻²? हो जाएगा 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है वेवलेंथ, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 1.4 मीटर और स्मॉल डी दे रखा है 0.28 मिलीमीटर। तो 0.28 इंटू 10⁻³ हो गया ना। तो अब देखो जहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 जीरो लग गए, यहाँ से हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ लग गया, 14 से काट दो 2 बार कट गया, 2 से काट दो 2 2 जा 4 उड़ गया। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दो तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻² इंटू बेटा 10 के बाद -3, सही है, अपॉन के 2 इंटू 10। सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 से ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दो, तो ये कट गया 6 बार। तो वेवलेंथ कितनी आ गई, 6 इंटू, ठीक है, ये हो गया 5 2 और 7, 6 इंटू 10⁻7 मीटर आ गई। ये वेवलेंथ आ गई, कितनी आएगी बेटा वेवलेंथ, 6 इंटू 10⁻7 -7 मीटर आएगी वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, वेवलेंथ लैम्डा है और इंटेंसिटी दे रखी है किसी पॉइंट पर। ठीक है, कितनी दे रखी है, के यूनिट्स दे रखी है और जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। तो बेटा देखो फॉर्मूला जो होता है इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, याद रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा, 2 स्लिट है S1 और S2 है और उनसे वेवलेंथ, उससे जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। हम यही मान के चलेंगे कि सेम इंटेंसिटी निकल रही है दोनों स्लिट से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम देखें किसी पॉइंट पर, एट पॉइंट, उसका फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों। अब देखो ये जो इंटेंसिटी दे रखी है किसी पॉइंट पर वो दे रखी है कितनी, के यूनिट्स, तो ये हो गया 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। लेकिन 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पार्ट डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, लैम्डा, कितना दे रखा है बच्चों, लैम्डा दे रखा है। तो बताओ 5 की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया। 5 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2π आ गई। कितनी आ गई 5 की वैल्यू, 2π आ गई। ये वैल्यू उठा करके इस वाले फॉर्मूले रख दो, तो देखो क्या आएगा, के इक्वल टू आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 2π/2
2 से 2 कट गया। कॉस पाई की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है, -1। तो -1 का होल स्क्वायर होगा, लिख लेना सिंस कॉस पाई इक्वल टू होता है -1। सही है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 I0 आ गई। तो यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/4 आ जाएगी। कितनी आएगी, k/4 आएगी। ठीक है, ये वैल्यू रखना संभाल के। आगे देखिए कह रहा है क्या होगी इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जब पार्ट डिफरेंस इतना है। तो देखो पार्ट डिफरेंस जब λ/3 है तो फेज डिफरेंस कितना हुआ निकाल सकते हैं, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों देखो ये हो गया 2π/λ, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, λ/3। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 2π/3 बचा फाई की वैल्यू। बताओ इंटेंसिटी किसी पॉइंट में निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही तो था। अब देखो यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है आप निकाल चुके हो, कितनी आई है 2π/3। चलो पुट कर दो यहाँ पे 4I0 cos स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 2π/3। अगर इसको भी सॉल्व कर लिया करो, कई बार इसमें वैल्यू डाला करो ना फाई की, तो इसे रेडियन से डिग्री में बदल लिया करो। 180/3 कितना हो गया 60, तो ये हो गया 120। तो 120/2 कर दिया करो। क्या करोगे बेटा 120/2, तो कितना आ गया ये 60 आ गया। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई आपके पास 4I0 cos स्क्वायर 60। तो बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 30 की होती है √3/2। cos 60 की कितनी होगी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 4I0 इंटू 1/4। तो बताओ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी I0 की वैल्यू कितनी होती है k/4 होती है। देखो यही तो है I0 की वैल्यू k/4। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, k/4 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, k/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है जब भी कभी कभी आपको पार्ट डिफरेंस दे रखा हो ना, तो सबसे पहले कोशिश करना फाई निकालने की। क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास अगर इंटेंसिटी ये नहीं दे रखी कि स्लिट S1 S2 से अलग है, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ये जो फाई की वैल्यू निकालते हैं ये किसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस के, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो सबसे पहले पार्ट डिफरेंस निकालो, और किस फॉर्मूले से निकलेगा पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स इक्वल टू निकलेगा λ/2π, या फाई की वैल्यू निकालना है, फाई इक्वल टू लग देना, सॉरी फाई इक्वल टू लगना है λ/2π इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वाली हमने जनरली फॉर्मूला लगा लिया था फाई का 2π/λ, सॉरी फाई बराबर होगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, या कभी जो है पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो ऐसे लगा देना λ/2π इंटू फाई। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, इस बुक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक बीम ऑफ लाइट है कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, इतने मीटर यूज टू इंटरफेयर करती है फ्रिंजेज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन ए स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेवलेंथ, इतनी दे रखी है। देखो तुम्हारे पास पता है 2 स्लिट्स हैं, और जो भी हम डिस्टेंस नापते हैं वो सेंट्रल से नापते हैं जहाँ पे फ्रिंज जो है इंटरफेयर करती हैं। आप देख रहे हो 2 वेवलेंथ है, लेकिन तुम्हें पहले क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पूछा है। तो ये बताओ ये बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी, मान लिया ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से नापेंगे सेंट्रल से नापते हैं, तो ये हो गया x3। ठीक है, और इसकी जो है वेवलेंथ कितनी है 600, जो यहाँ से निकल रही है लाइट रेज। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है 650 नैनोमीटर दे रखी है, कितनी 650 नैनोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पूछी है, मतलब x3 पूछा तुमसे, क्या पूछा है x3 पूछा है, क्या पूछा है x3। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था xn का फॉर्मूला निकलवाया था। बताओ nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला निकलवाया था, क्या निकलवाया था बेटा, n λ/d/3 होता है। जब n की वैल्यू 3 रख दोगे यहाँ पे, तो थर्ड पोजीशन आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज की, कितनी आएगी 3 λ/d/d भाई। xn की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी n λ/d/d, लेकिन n की वैल्यू जब 3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगी, थर्ड पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज की आ जाएगी बच्चों। तो चलो x3 की वैल्यू पूछ भी रहा है वो,
क्या होगी 3 इंटू लेमडा कितना देखो यूज़ कर रहा है 650 नैनो, नैनो का मतलब हो गया 10⁻9। कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्मॉल डी दे रखी है और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया करो, 10⁻2 होगा। स्मॉल डी कितना दे रखा है, ये दे रखा है स्मॉल डी, याद रखना। और ये क्या दे रखा है आपको, कैपिटल डी दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर और स्मॉल डी दे रखा है 2 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻3। तो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये आ जाएगा x3 की जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन से आप लोग देखना कितनी आएगी 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगी, ठीक है। इतनी आ जाएगी, क्लियर है। सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। ये कह रहा है क्या लीस्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। देखो इधर देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है, ये हमारी स्क्रीन होती है ना, ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है बेटा ये, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। कौन सी है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब आप मुझे ये बता दो कि मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है जहाँ ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड करती है। देखो यहाँ पर एक फ्रिंज कॉन्साइड करेगी किसकी, दूसरी फ्रिंज से। मान लो ये वाली फ्रिंज जो है, मान लो एन वाली फ्रिंज है, कोई एन वाली फ्रिंज है किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, मान लो 650 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग, किसके 650 नैनोमीटर की। देखो होता क्या है, कोई भी फ्रिंज होगी, हो सकता है तीसरी हो सकता है चौथी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है जो एक वेव जो लाइट निकल रही है, ठीक है, वो दो अलग अलग वेवलेंथ पे निकल रही हैं और इस प्रकार से फ्रिंजेस जो हैं स्क्रीन पे बन रही होंगी। तो ये कह रहा है कौन सी फ्रिंज, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की होंगी। तो ऐसा होगा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की पे क्या होगा, जब हम वेवलेंथ जब अलग अलग लाइट की यूज़ करेंगे तो दोनों वेव्स जो हैं एक ही जगह कहाँ कहाँ क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे पे क्या करेंगी, जो है इंटरफेयर करें, कॉन्साइड करेंगी। क्या करेंगी, कॉन्साइड। ये वाली और ये वाली क्या कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, एक जगह पे करेंगी, एक फिक्स पोजीशन पे करेंगी। मान लो एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, फिक्स हो गई दोनों के लिए, ठीक है। अब तुम्हारी देखो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है n λ d/d। तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू देखो फिक्स है या नहीं है। कैपिटल डी की वैल्यू फिक्स है, बताओ कैपिटल डी क्या है, ये वाली डिस्टेंस ही तो है कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी डिस्टेंस है बिटवीन टू स्लिट की, ये भी फिक्स हो गई। अब आपके पास क्या चीज़ फिक्स नहीं है, देखो एन और लैम्डा नहीं है, तो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा के। तो देखो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा है उसकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस मान ली एन वाली फ्रिंज है, ठीक है। और इस ये वाली जो फ्रिंज जो इसके साथ कॉन्साइड कर रही है, ये किस वेवलेंथ की होगी, सेकंड वेवलेंथ। जो सेकंड वेवलेंथ कितनी है 520 नैनोमीटर की। अब ये बताओ जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी नंबर ऑफ फ्रिंज ज़्यादा होगी। तो इसकी मान ली एन है, लेट कर लिया है कि इसकी नंबर ऑफ फ्रिंज एन है, तो इस वाले की जो है कितनी मानोगे, n+1 मानोगे ना। तो आप ये कहोगे कि 520 नैनोमीटर वाली जो लाइट होगी उसकी n+1 वाली फ्रिंज, जो वेवलेंथ n λ1 वाली जो लाइट है उसकी n वाली फ्रिंज से क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी। यही तो बोलोगे, अरे यही तो बोलोगे। अब तुमने कहा सर ये n लिए, यहाँ पे n+1 क्यों लिए, तो बच्चा देख यहाँ पे n के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ दी है वो 650 लिए। तो जब ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो n नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम लेंगे, मान लिया n लिए। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है λ2 वाली, जो 520 नैनोमीटर वाली लाइट थी जो कॉन्साइड कर रही है, उसकी नंबर ऑफ फ्रिंज क्या लोगे आप, ज़्यादा लोगे ना। ये n+1 ही क्यों लिया, ये n+1 ही क्यों लिया, ये n+1 इसलिए लिया है क्योंकि लैम्डा जितना कम होगा उतना n की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मान लो पहले n है तो n+1 होगी ना। अगर मान लो n की वैल्यू 4 आई कैलकुलेट करके जो हमें निकालनी है, तो ये कहोगे आप कि पाँचवीं वाली फ्रिंज इतने वेवलेंथ की 520 नैनोमीटर वाली जो लाइट की वेवलेंथ थी, वो पाँचवीं वाली मान लो n की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पाँचवीं वाली चौथी से कॉन्साइड करेगी। कौन सी, पाँचवीं फ्रिंज जो होगी वो चौथी वाली फ्रिंज से कॉन्साइड करेगी। किस वेवलेंथ की, 650 नैनोमीटर वाली के साथ, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया। तो अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ से देखो,
इसमें देखो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको यूँ लिख सकता हूँ n1/n2 बराबर λ2 अपॉन λ1 निकाल सकता हूँ। अच्छा n1 बताओ कितनी है, n1 है ये n क्या मानी है, ये n1 n मानी है, बताओ n1 क्या मानी है भाई, n मानी है ना, और ये वाली n2 है, ये n2 है n+1, सही है यही तो है। तो बताओ चलो n1 की वैल्यू रख दो, चलो n2 की वैल्यू रख दो n+1, बताओ λ2 कितनी है, λ2 है 520 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को रहने दो ऐसे ही, इंटू 10⁻⁹ लगाना चाहो लगा लो। λ1 बता दो कितनी है, λ1 है 650, कितनी है 650 इंटू 10⁻⁹, इससे कैंसिल आउट कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा 65n इंटू इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो बताओ 52n प्लस की 52 हो जाएगा, तो बताओ 65 माइनस की 52n इक्वल टू कितना हो जाएगा 52, तो ये बताओ कितना आ गया 313, n इक्वल टू हो गया 52, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 52/13, तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी 4, कितनी आएगी n की वैल्यू 4 आएगी। मतलब क्या है, मतलब कि जो n की वैल्यू 4 आई है, कितनी आई है बेटा n की वैल्यू कितनी आई है 4, मतलब ये है कि पांचवी फ्रिंज किससे कराएगी, टकराएगी, कौन साइड करेगी, चौथी वाली फ्रिंज से कौन साइड करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि देखो इसकी वेवलेंथ अलग है भैया, इसकी वेवलेंथ अलग है, और ये जहाँ कौन साइड कर रही हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे तो कौन साइड कर रही हैं, तो x की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना दोनों के लिए, बोलो भाई यही तो हो गई। तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा, ठीक है ध्यान से। तो ये आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।